सरकार को के विरोध में देखो लोग जरूर है, लोगों में विरोध है, महंगाई का विरोध है। महंगाई सरकार नहीं कम कर पाई है। उन पर जो है कई मुकदमे हैं। लोगों में चर्चा थी कि ये लोग जो है इस तरह के लोग, और दूसरी तरफ जो एनडीए का प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान है वो बेहद सीधा साधा एक साधु सन्यासी के रूप में बताया जा रहा है। तो हमें लगे कि जो उसे सहानुभूति की वोट भी राजकुमार सांगवान को मिल रही है, जो एक आम आदमी के समझ में ये बात आ रही थी। मुस्लिम समाज से जयंत चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं, वो वहीं गए। अनिल कुमार यूपी में कैबिनेट मंत्री बने तो दलित समाज पे भी प्रभाव पड़ा। मुझे जानकारी है कि वो लोग भी गठबंधन के साथ रहे। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय मैं मौजूद हूं बड़ौत में, और बड़ौत में लगातार जनता लोकसभा सीट को लेकर कयास लगा रही है कि इस बार किसकी सरकार और बागपत लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। हालांकि इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। पत्रकारों का क्या विश्लेषण है, ये जानने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन चिकारा जी हैं और उस्मान मनव्वर हैं और नरेश तोमर जी हैं। देखिए, अभी तक 4 जून को मतगणना होगी, उससे पहले तो कोई निश्चित बात कही नहीं जा सकती। लेकिन अक्सर हमने देखा है और सुना भी है कि जब जब कम वोटिंग हुआ है तब तब लोक दल जीता है। कभी 1-2 चुनाव की बात अलग छोड़ दी जाए तो इस बार एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार सांगवान और इंडिया गठबंधन से अमरपाल शर्मा दोनों लगे हुए थे चुनाव में। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, दोनों के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो मेरी तो ये आकलन है कि यहाँ पलड़ा अभी तक जो चुनावी विश्लेषण किया है, हमने दर दर से पूछ के किया, अपने लोगों से पूछ के किया, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज पहले की लोकसभा की अगर बात की जाए तो घटा है, लेकिन भाजपा के साथ जयंत चौधरी चले गए, क्योंकि 2014 में गुलाम मोहम्मद यहाँ से चुनाव लड़े तो वहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर रहे थे, अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, यहाँ से बीजेपी जीत गई थी। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन भी रहा, परसेंटेज घटने का या फिर जयंत चौधरी का एनडीए के साथ शामिल होना, ये क्या लगता है आपको? देखिए, एनडीए में शामिल होने का जयंत का जहाँ तक सवाल है, लोग बेहद गुस्से में हैं। लेकिन कुछ लोक दल से या चौधरी चरण सिंह परिवार से बंधे हुए लोग हैं अधिकांश बागपत ज़िले में, वो उनसे नफरत भी करते रहे, और लेकिन वोटिंग भी उनकी तरफ ही अधिकांश की। रही बात दूसरे जगह जो वोटिंग कम हुई है, यानी कि आसपास के कहीं पूरे इसमें बागपत लोकसभा सीट में, उसके कई कारण हैं। एक तो एनडीए गठबंधन की ओर से, जो एनडीए की सरकार है उनकी ओर से अब जो युवाओं को सपने दिखाए गए थे 2014 में, वो सपने 10 साल में पूरे नहीं हुए। दूसरा ये रहा कि अब काम का समय चल रहा था, गेहूं की कटाई है, गन्ने की ढुलाई है, गन्ने की बुआई है, तो इसमें भी लोग काफ़ी व्यस्त थे। किसान और मजदूर सभी इसमें लगे हुए थे। अच्छा, खुद जो हमारे राज्य मंत्री हैं केपी मलिक हैं और जो विधायक रहे हैं, उनके बूथ पर भी काफ़ी संख्या वोटिंग रही, तो क्या लगता है कि बीजेपी नेताओं ने उसमें मेहनत नहीं की कि उस कारण से भी वोटिंग परसेंटेज रहा? देखिए, ये इस तरह के बूथ अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर रहते हैं यहाँ कुछ अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं ना, अभिजात वर्ग के लोगों में कम मतदान होना एक आम बात है। ये तो बीजेपी का 2014-2019 के चुनाव में कुछ बीजेपी की तरफ अधिक झुकाव था, क्योंकि जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे उस तरफ लोगों ने सोचा था कि देश में बदलाव आएगा, तो उस टाइम बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले देखा जाए और उसके बाद में ये चुनाव है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो वोट गई हैं सॉलिड ही गई होंगी। कम मतदान होने का कारण भी है कि लोग इन्हें अधिक रुचित नहीं। यानी नरेश जी का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज घटा है, लेकिन वो सभी बूथों पर घटा है, यानी मुस्लिम का भी घटा, जाट वोट भी घटा। नवीन चिकारा जी इनसे जानेंगे, क्योंकि हर बूथ पर इन्होंने अपने तरीके से तमाम जानकारियाँ जुटाई हैं और हर बूथ की इनके पास जानकारी है, इन्हीं से जानेंगे। चिकारा जी, किस बूथ पर की क्या स्थिति रही आपके हिसाब से, पहले के मुकाबले कितना अंतर आपको दिखाई दिया, और क्या लगता है, क्योंकि वोटिंग पर जैसा नरेश जी ने कहा कि मुस्लिम जो संख्या है उनकी भी घटी है, जाट वोट की भी घटी है, तमाम जो अन्य बिरादरियां हैं उनकी भी घटी है, तो क्या लगता है उससे किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है?
हैदर जी बताना चाहूँगा, चुनाव इस बार हुआ है लेकिन इसमें मुद्दे पूरी तरह गायब थे और लोगों में एक उत्साह जो बनता है कि हमें वोटिंग करना है उसको लेके वो कहीं नदारद था। बूथ वाइज परसेंटेज और ये समीक्षा का विषय रहेगा कि किस पे कितना मिला है और किसको किसने दिया है। इसे समय से पहले कोई बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एनडीए प्लस जो रालोद का गठबंधन का प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनकी छवि काफ़ी अच्छी है और साफ सुथरी छवि है और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है। और वहीं विपक्षी की अपेक्षा अगर हम माने तो इनकी छवि उनसे बेहतर ही बताई जा रही है। तो इस वजह से भी लोग जो हैं ना चाहते हुए भी अगर किसी में कोई मुद्दों को लेकर कहीं कोई दिक्कत थी और कोई पार्टी की निर्णय को लेकर भी समस्या थी, कोई विरोध था, लेकिन उसके बाद भी लोग जुड़े हैं और अपने बूथ पर पहुंचे हैं और वोटिंग किया है। मतदान प्रतिशत कम होना मौसम का भी एक मेहरबानी रही है कि मौसम जो ये चुनाव का जो चुना गया है वो वास्तव में किसानों के लिए किसान बहुल एरिया है और किसान अपने खेत में काम करता है और जब वो किसान पूरे साल की मेहनत को अपना जो है वो अपने घर में लेके आता है तो उस समय उसे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है। इसके बावजूद भी अगर पूरे देश में देखें तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो ये तो एक ट्रेंड बना हुआ है। यह सरकार के खिलाफ है या जो है वोटरों का रुझान किस कारण से कम हुआ है, यह समीक्षा का विषय रहेगा। तो इसमें क्या लगता है, क्या कुछ लोगों की वोटिंग काट दी गई या फिर परसेंटेज का? एक तो आपने बताया जैसे किसानों का क्षेत्र है, किसान खेतों में रहे, लेकिन इसमें मुस्लिमों की भी बात कही जा रही है। क्या एक भरोसा उठ गया? क्या लगता है आपको? महत्वपूर्ण सवाल है आपका, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला आपने सवाल किया है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। वास्तव में वोटरों की जो मतदाता सूची आई है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वोट कटी है और बहुत से लोग इस इंतज़ार में रह गए कि उनकी जो मतदाता पर्ची है उनके घर पहुंचेगी, क्योंकि उनकी वोट ही नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं वो कट गई है, जिस भी कारण से वो कटी है। मैं कई इलाकों में घुमा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि हम इंतज़ार करते रह गए कि हमारी मतदाता पर्ची आएगी और वो नहीं पहुँची है। तो बहुत से लोग इस वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज डाउन होने की दिशा में, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय अगर वोटिंग करता है वो तो हमेशा से ठोक के वोटिंग करता है और वो इस बार भी उसने अपने पूरे जोश और खरोश के साथ में वोटिंग की है। और अब आप इसमें ये देखें कि मतलब सरकार के विरोध में देखो लोग जरूर है, लोगों में विरोध है, महंगाई का विरोध है। महंगाई सरकार नहीं कम कर पाई है। तो क्या लगता है कि जैन के एनडीए में जाने से भी नुकसान हुआ या नहीं हुआ? देखिए, बागपत लोकसभा की अगर बात करी जाए, यहाँ एक समीकरण जाट मुस्लिम जो भाईचारा है वो कोई नया नहीं है। 1977 से यहाँ के लोग चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानता है। इससे पहले 1937 में एक दफ़ा ट्रायल चुनाव हुआ नवाब लियाकत अली और चौधरी चरण सिंह साहब का। यहाँ के मुसलमानों ने चौधरी चरण सिंह को अपना रहबर चुना और बाद में जाकर नवाब लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो इस भाईचारे को लगातार तीसरी पीढ़ी जैन चौधरी अब चला रहे थे। फिलहाल बीजेपी में 2009 में अजीत सिंह जी भी गए थे, उस वक्त भी मुस्लिमों ने वोट दिया था। 2024 में जैन चौधरी चले गए, लेकिन जो परिवार मुस्लिम समाज से जैन चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं वो वहीं गए। अनिल कुमार यूपी में कैबिनेट मंत्री बने तो दलित समाज पे भी प्रभाव पड़ा। मुझे जानकारी है कि वो लोग भी गठबंधन के साथ रहे। और जहाँ तक बात करी जाए समाजवादी की, समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है मुस्लिम। वो जब भी आरएलडी से चुनाव में जुड़ेगा तो वो आरएलडी को वोट देगा। लेकिन 2013 के दंगे के बाद से यहाँ का मुसलमान समाजवादी को अपना रहनुमा मानने लगा। उसकी वजह क्या है ये सिर्फ मुस्लिम समाज ही बता सकता है कि वो अखिलेश यादव में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं। इसके अलावा जब बात होगी बागपत सीट की तो इस बार देखने में यह है कि राजकुमार सांगवान की जो छवि बताई जा रही है उससे क्षेत्र के लोगों में एक प्रभाव बना और उसका बेनिफिट ये मिला कि बीजेपी का जो मूल वोटर है वो, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक एक वोट प्रभु श्री राम के चरणों में जानी चाहिए, तो वो जो है वोट देने, वो बीजेपी को वोट देने नहीं गया, वो प्रभु श्री राम के चरणों में देने गया। आरएलडी का जो वोट है वो जुड़ा हुआ है,
वो जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है, वो जयंत चौधरी की वजह से सागवान जी के साथ गया। तो कहीं ना कहीं वोटर अपनी जगह से नहीं हिला। जो लोग नहीं गए वोट डालने, वो एक उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत मामला हो सकता है। दोनों के बीच कितना कांटे का मुकाबला आप मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर घट गया है और समाजवादी और बीएसपी और जो है आरएनडी और एनडीए ने अलग अलग तरीके से यहाँ से चुनाव लड़ा। तो क्या लगता है कि जो दलित है यहाँ से बसपा से भी प्रत्याशी रहे हैं और यहाँ से अमरपाल शर्मा जो है कांग्रेस गठबंधन के साथ में, समाजवादी के साथ में इंडिया गठबंधन और बीएसपी और एनडीए यहाँ लड़ा। तो क्या लगता है कि आपको कि अब इसमें कितना आप मुकाबला मानकर चल रहे हैं प्रत्याशियों में? देखिए, जो जिस पार्टी का कैडर वोटर है उसने अपनी पार्टी को के पक्ष में मतदान किया। यहाँ गठबंधन के पक्ष में एक मजबूत स्थिति ये जाती है कि उसे हर बिरादरी से वोट मिला है और हर बिरादरी से वोट मिलना कहीं ना कहीं उनकी मजबूत होती स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर आप मुकाबले की बात करें, हाँ फिलहाल जो है हम ये देख सकते हैं कि मुकाबला अभी थोड़ा जो है कांटे का हो सकता है। और क्योंकि जो सपा से जो अमरपाल शर्मा हैं उनको काफ़ी लोगों ने जोश और खरोश के साथ में जो है चुनाव लड़ाया है। देखिए, दो प्रत्याशी में मुख्य रूप से टक्कर थी। वैसे तो बसपा भी मुकाबले में रही, लेकिन बसपा प्रत्याशी की ओर से कम ही वो किया गया, ज़्यादा प्रचार संचार में हिस्सा लेने में कुछ विश्वास नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक दो प्रत्याशी इसमें रहे हैं, जैसे सपा के वो रहे हैं अमरपाल शर्मा, उन पर जो है कई मुकदमे हैं। लोगों में चर्चा थी कि ये लोग जो है इस तरह के लोग, और दूसरी तरफ जो एनडीए का प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान है वो बेहद सीधा साधा एक साधु सन्यासी के रूप में बताया जा रहा है। तो हमें लगे कि जो उसे सहानुभूति की वोट भी राजकुमार सांगवान को मिल रही है, जो एक आम आदमी के समझ में ये बात आ रही थी। अमरपाल शर्मा और राजकुमार सांगवान के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत।